नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं श्री सुरेंद्र सोलंकी जी और सुरेश शौकीन जी के साथ, जो 360 गांव के प्रधान हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर अपना परिचय दीजिए जनता को। परिचय तो मैडम दिल्ली की सारी जनता जानती है। मैं चौधरी सुरेंद्र सोलंकी, प्रधान पालम 360 खाप। सर आप कितने समय से इस संस्था से जुड़े हैं? मैडम मैं तो जब से मेरा जन्म हुआ तब से जुड़ा हूँ, और ये हमारी जो खाप पंचायत है उत्तर भारत की सबसे बड़ी खाप पंचायत है, और लगभग 900 साल पुरानी ये संगठन है। और राजा हर्षवर्धन जी के समय से ये खाप पंचायत चलती आ रही है। और रही बात, लगभग 3.5 साल से मैं इस भूमिका को, इस प्रधानी को चला रहा हूँ। और उससे पहले मेरे फादर लगभग 17 साल इस प्रधानी के पद पर रहे। उससे पहले मेरे दादाजी चौधरी रिजक राम जी लगभग 25 साल इस पद पर रहे। सर ये पारिवारिक आपका जो है चलता आ रहा है प्रधान उप प्रधान का व्यवहार, तो आपके साथ जो जनता का व्यवहार है वो किस प्रकार का है? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें उप प्रधान कोई होता ही नहीं। ये प्रधान पद है, और दिल्ली के समस्त 360 गांव और साथ ही साथ जो हमारे हरियाणा से सटे हुए बॉर्डर एनसीआर के में जैसे बहुत सारा पार्ट है, इसके अंदर लगभग टोटल 850 गांव आते हैं। और रही भूमिका की, ये एक निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से एक सेवा भाव है, लोगों की सेवा करने के लिए। और ये हमारी परंपराएं हैं जो वर्षों से चली आ रही है, और इसको बखूबी हम लोग निभा रहे हैं। लोगों का प्यार है, विश्वास है। और जो समाज में त्रुटियां आ जाती है या समाज के ऊपर कोई पीड़ा आती है, तो हम सब एकजुट होकर, पहले हमारी परंपरा है कि गांव की पंचायत होगी, फिर 12 गांव की, फिर हमारे 17 की, 52 की, 96 की, 360 की, और वहां पर सब लोग बैठ के सामूहिक रूप से फैसले लेते हैं। जिस तरीके से पिछले मैं अपने कार्यकाल की बात करूं, तो मैंने देखा कि गांव के अंदर, दिल्ली के विशेष तौर पर दिल्ली के 360 गांवों को स्लम बना दिया गया। वो दिल्ली के 360 गांव जिनकी जमीनों पे दिल्ली बसी, चाहे प्रधानमंत्री का घर हो, चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे राष्ट्रपति का हो, और चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रोहिणी सिटी हो, द्वारका सिटी हो, ये तमाम चीजें इन गांव की जमीनों पे बने। और गांव का अस्तित्व आज कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है। गांव लुप्त होते जा रहे हैं। तो इन सब को लेके हमने एक लड़ाई की शुरुआत की थी सितंबर 2023 में, और उसकी शुरुआत हमने पीरागढ़ी गांव से की। और दिल्ली के इतिहास में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पंचायत हुई, जिसमें हमने सरकारों से, दोनों ही सरकारों से मांग की कि जो हमारे सामूहिक मुद्दे हैं, जिनको लेकर वर्षों से हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। और मैं आपको बताऊं कि लगभग 7-8 घंटे पंचायत चली, और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि पंचायत चली, जो व्यक्ति सुबह आया वो शाम तक वहीं रहा, और फैसला सुनकर ही, फैसला लेकर ही वहां से गया। और उसका असर सरकारों पे पड़ा। उसके बाद हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के घर के बाहर पंचायत करी। और मैं बताऊं कि जब हमने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के घर के बाहर पंचायत की, तो उस दिन ईश्वर देव परमात्मा की भी कृपा हुई। और जैसे ही पंचायत शुरू हुई तो सड़क के ऊपर थे हम लोग, और बहुत बड़ी तादाद में बहुत भारी वर्षा एकदम से अचानक से होने लगी। और पंचायत शुरू हुई थी, तो हमने लोगों से आह्वान किया कि मैं भी यहीं बैठा हूं, आप लोग बैठ जाओ। और लगभग 1.5 से 2 घंटा बारिश चली, और लोग पूरा बारिश में भीगे, उनके कपड़े, पैसे, फोन, सब कुछ, लेकिन लोग वहां से नहीं उठे। तो उस दिन मुझे ये विश्वास हो गया था कि हम अपने इस लड़ाई को अंजाम तक लेके जाएंगे, और लोगों का साथ और सहयोग हमेशा रहेगा। और उसके बाद लगातार हमने बहुत सारी पंचायतें, जंतर मंतर पर धरने, प्रदर्शन, और आखिरी जो पंचायत हमने मंगोलपुर के अंदर की 22 दिसंबर को, क्योंकि जो मुद्दे हम लेके चले उसमें से कुछ मुद्दों का समाधान हुआ, लेकिन पूरा समाधान नहीं हो पाया। तो आखिर में हमने 22 तारीख की महापंचायत में निर्णय लिया था कि हम देख रहे हैं लगातार कि हमारी समस्याएं कोई सुनने वाला नहीं। वो क्यों नहीं है कि लगभग 28 साल से दिल्ली का मूल निवासी कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता, तो हमारी सुनवाई कौन करेगा? तो जब सरकारों ने, दोनों ने हमारी नहीं सुनी, तो हमने वहां से निर्णय लिया
कि अब की बार दिल्ली के 360 गांव 36 बिरादरी के लोग एकजुट होकर अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। और हमने सरकारों को चेतावनी दी, और आज आप देख सकते हैं कि दोनों ही सरकारें एक दूसरे के ऊपर ओछी राजनीति करने में लगी हैं, गांव देहात का इस्तेमाल करने में लगी हैं, लेकिन हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हमने साफ तौर पे कहा, जो हमारी बात करेगा, जो हमारा समाधान करेगा, जो हमें हमारे दिल्ली देहात के 360 गांव में से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगा, दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरी के लोग एकजुट होकर वहां पर जाएंगे। सर, आपकी पंचायत का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है कि जो दिल्ली के 360 गांव बर्बादी के कगार पर खड़े, उनको बचाना, उनको मूलभूत सुविधाएं दिलाना, और जो वर्षों से हमारी समस्याएं चली आ रही है उनका समाधान करना। ये जो आपने भी बताया कि हाल ही में एक पंचायत हुई थी मंगोलपुर गांव में, ये किन उद्देश्यों को लेकर हुई थी और क्यों आपको वहां से निराशा मिली? देखिए, उद्देश्य तो लगभग दिल्ली के हर ग्रामीण को मालूम है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे शहर में रहने वाले लोग हैं उनको बता दूं कि दिल्ली के 360 गांव बर्बादी के कगार पर है और वो स्लम बना दिए गए। तो हम चाहते हैं कि जब एक तरफ सरकार बात करती है स्मार्ट सिटी की, तो दिल्ली के अंदर स्मार्ट विलेज भी बनाए जाए, क्योंकि अगर दिल्ली देश की राजधानी में स्मार्ट विलेज नहीं बनेंगे तो क्या पाकिस्तान में बनेंगे? हमें इस बात का हमेशा उल्लेख करते हैं। और साथ ही साथ हमारी कुछ समस्याएं हैं, चाहे सर्कल रेट बढ़ाने की बात हो, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य में 14 से 15 करोड़ प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता है, जबकि दिल्ली में कुल 53 लाख रुपए। अब हमें मूलभूत सुविधा तो दी नहीं, कोड़ियों के भाव हमारी जमीनें ले ली, शहरीकरण के नाम पे ग्राम सभा की जमीनें कब्जा ली, और सरकार अब हमसे टैक्स वसूलने की बात करते। तो हम किस बात का टैक्स दें? हम चाहते हैं कि हमारा गांव जो है, चाहे वो लाल डोरा हो चाहे एक्सट्रीम लाल डोरा, वो टैक्स फ्री होना चाहिए। चाहे मुझे याद है कि जब गोरे अंग्रेज थे 1908 के अंदर, उन्होंने लाल डोरे का प्रोविजन किया था, और उन्होंने भी ये सोच के किया था कि यहाँ के मूल निवासी हैं, ये यहाँ के गांव वाले लोग हैं, इनकी जमीनों पर हम रह रहे हैं, तो इनको किसी भी तरह के टैक्सों से वर्जित रखा जाए, इनके ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स ना लगे। लेकिन आजकल की जो ये सरकारें, काले अंग्रेज हैं, ये सरकारें गांव वालों को जो है कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, टैक्स के नोटिस भेजते हैं। एक मकान की कीमत 20 लाख रुपए, उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का नोटिस भेज देते हैं। तो कहाँ से लोग भरेंगे? और फिर सबसे बड़ी बात है कि पिछले साल जब हमने आंदोलन की शुरुआत की, तो हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिले, दिल्ली के उपराज्यपाल से मिले, और शहरी विकास मंत्री से मिले, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि गांव के अंदर लाल डोरे और एक्सटेंडेड लाल डोरे में कोई टैक्स नहीं लगेगा। और एक प्रेस वार्ता दिल्ली की मेयर उस समय की और डिप्टी मेयर ने, दोनों ने हमारे साथ बैठ के प्रेस के साथियों को भी बताया था कि भाई अब गांव में हम हाउस टैक्स नहीं वसूलेंगे, लेकिन उसका कोई नोटिफिकेशन आज तक नहीं आया। फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री उपराज्यपाल से हम मिले, उन्होंने 3-4 समस्याओं का हमारा समाधान किया, लेकिन बाकी समस्याएं जो केंद्र सरकार से रिलेटेड थी, उन्होंने कहा था उसका भी समाधान करेंगे, लेकिन 1.5 साल बीत गया, वो भी अभी तक नहीं किया। तो हमें इस बात का खेद है कि ये लोग जब इलेक्शन आते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं, गांव देहात की बात करते हैं, एक कम्युनिटी की बात करते हैं, लेकिन जो असली मुद्दे हैं वहां से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है सर कि उनका ध्यान भटकाने का कारण क्या है? कि वो ग्राम पंचायत है जो हमारी देश की, एक तरह से देखा जाए तो पंचायत सदियों से चली आ रही है, जो कि अब आने वाली सरकारें धीरे धीरे नष्ट करती जा रही हैं। उन्होंने आजकल मतलब ऐसा व्यवहार बना दिया कि हर एक चीज कोर्ट कचहरी में जाकर रुकती है। आपने एक नींव बना के जान डाल रखी है इस पंचायत में रहकर, पारिवारिक पंचायत शुरू से चलाते आ रहे 360 गाँव से ही। तो क्या लगता है सरकार आपके आगे कितना समर्थन और देने में कामयाब है? देखो, पारिवारिक नहीं कह सकते, पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी चलती आ रही है सर, सामूहिक है, और यहाँ पर किसी तरह का कोई चयन नहीं होता। यहाँ पर लोग, ये एक पारदर्शिता के तहत है, ये समाज एक आईना है। यहाँ पर जो लोगों के सुख दुख में लोगों के साथ खड़ा रहेगा, लोगों के काम करेगा, गांव देहात की बात करेगा, उसको लोगों का समर्थन। जब आपको सरकार समर्थन नहीं देती या जनता से आपको किसी प्रकार की उम्मीद होती है और वो उम्मीद पे खड़े नहीं उतरते, तो आपको सर निराशा नहीं महसूस होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि जो मुझसे पहले जब मैंने जिम्मेवारी संभाली, मुझे लगता था कि गांव देहात के लोग
सो चुके हैं और कहीं ना कहीं सरकारें इसका फायदा उठाने का प्रयास करी थी। सरकार या पार्टियों के लोग ये सोचने लगे थे कि गांव देहात के लोग अब जिंदा नहीं है, एकजुट नहीं है। मुझे खुशी है कि मैंने इस मुहिम को छेड़ा और आज दिल्ली के 360 गांव 36 बिरादरी के लोग एकजुट हैं और आज हमने एक दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल बना दिया कि ना चाहते हुए, मैं एक फिर तौर पे कह रहा हूँ साफ तौर पे, कि किसी भी पार्टी की सोच हमारे प्रति नहीं, ना चाहते हुए उनको हमारे मुद्दों पर आज बहस करनी पड़ रही है और इसका समाधान भी हम लेके रहेंगे। और हमने साफ तौर पे कहा है कि हम जहां भी जाएंगे एकजुट होकर जाएंगे। सर क्या चाहते हैं ये जो इस समय सरकारें चुनी जा रही हैं, जनता अपने अपने विधायकों को अपने अपने सरकार के चुनाव के लिए खड़ी है, उधर प्रत्याशी अपने अपने दावे रख रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार है, किस सरकार का चेहरा देखना चाहेंगे? हम चाहते हैं जो गांव देहात की बात करे वो सरकार है। हम चाहते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान तो सर सभी जनता के हित की बातें करते, चाहे वो गांव की हो चाहे वो शहर की हो। आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं और आपने जल्दबाजी में दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया। मैंने कहा हम चाहते हैं जो गांव देहात की बात करे। अब की बार हम लोग विधायक नहीं चुन रहे, अब की बार हम मुख्यमंत्री चुनेंगे। अब की बार हम चाहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बने, ताकि हम अगर वो नहीं भी करे तो उसकी गर्दन पकड़ के काम करवाने की हिम्मत रखते हैं। सर और अपने जिस कार्य में आप एकजुट होकर चले हैं अब तक, क्या लगता है आप आगे इसको कहां तक ले जा सकते हैं? मैंने पहले भी कहा था कि हमने एक संकल्प लिया है कि इन सभी समस्याओं का समाधान कराना मेरी जिम्मेदारी है और इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और मेरी कार्यशैली हमेशा ये रही है बचपन से ही कि मैंने जिस काम को छेड़ा है मैं उसको कभी अधूरा नहीं छोड़ता और मेरा प्रयास रहेगा कि हम इस मुहिम में लोगों के सहयोग और समर्थन से कामयाब होंगे। जब से आप इस कार्यकाल से जुड़े हैं, अपने कार्यकाल में आपने क्या कुछ सुविधाएं दी हैं जनता को, क्या कुछ आपने नई चेंजिंग लाई है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3.5 साल के कार्यकाल में मैंने ये देखा कि जब खाप पंचायत की बात आती थी तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक बुजुर्गों का समूह नजर आता, तो लोगों की भावना और सोच ऐसी बन गई थी। मेरे आने के बाद इससे बहुत बड़ी तादाद में नौजवान पीढ़ी जुड़ी है, हमारी मातृशक्ति जुड़ी है और अनेकों कार्य, चाहे गांव देहात के हित की बात। अब हमने कहा कि हमने क्या किया, हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर दबाव बनाकर हाउस टैक्स की घोषणा की, माफी की घोषणा करवाई। हमने दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलकर दिल्ली के गांव के लिए 960 करोड़ रुपए जो हमारा बैंकों में पड़ा था और दिल्ली के गांव के डेवलपमेंट में इस्तेमाल करवाया। हमने जो ग्राम सभा की जमीनें जिसको सरकार जबरदस्ती कब्जा करती जा रही थी और वहां पर जे क्लस्टर या प्राइवेट संस्थाओं को देती, वहां पर हमने फैसला करवाया कि वहां पर जो भी कुछ बनेगा गांव के डेवलपमेंट में इस्तेमाल होगा। तीसरा, हमने जो लगातार म्यूटेशन पिछले 17 साल से गांव वालों की, किसानों की बंद पड़ी थी, उसको खुलवाने का काम किया। हमने जो हमारे बिजली के मीटर में जो दिक्कत आती थी कि डीडीए की एनओसी उसमें मांगते थे, उसको निरस्त कराने का काम किया। और जो हमारी लगातार एक कोशिश थी कि गांव देहात के वर्चस्व को बढ़ाना। मैं आपके चैनल पे बता दूं, पिछले 12-13 साल में मैं हर पंचायत में कहता था, पिछले 12-13 साल में गांव देहात का वर्चस्व खत्म होता जा रहा था। आज हमने दिल्ली के गांव देहात को, वर्चस्व को दोबारा से कायम कर दिया और सबने मिलकर किया। साथ ही साथ अनेकों ऐसी समस्या है जो चाहे रयुल्ला खानपुर में, मुझे याद है कि आज से 3 साल पहले मुझे कुछ साथी आए और उन्होंने बताया कि वहां पर सैकड़ों गायें मर चुकी है और दलदल में फंस के मर चुके हैं और वहां पर जो संस्था चला रहा था वो किसी को घुसने नहीं देता था पुलिस के दम पे। हमने वहां पर जाके उस संस्था का ताला तुड़वाया और वहां पर उस संस्था को दोबारा वहां से लेके दूसरे व्यक्ति को दिलवाया। आज वो गौशाला सुचारू रूप से चल रही है। मुबारकपुर गांव में जबरदस्ती प्रशासन खत्ता डालना चाहता था, गांव वाले नहीं चाहते थे, हमने उस खत्ते को रुकवाया। अभी ताजा उदाहरण सन्नोट गांव में, वहां पर एक बड़ा जो है लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा छेड़छाड़ हो रही थी, वहां जबरदस्ती खत्ता डालने का प्रयास किया जाता, उसको हमने रुकवाया। तो ऐसी अनेकों समस्याएं हैं जिनको मैं गिनवाने के लिए शायद हो सकता है समय कम हो, तो ऐसी बहुत सारी समस्या दिल्ली का हर एक आदमी जानता है, हर एक ग्रामीण जानता है। और खास तौर पे मुझे खुशी है कि मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग और मेरी मातृशक्ति सभी इस आंदोलन से जुड़े।
तो जब आपकी महापंचायत होती है तो हमारे जैसे बुजुर्ग हैं वो तो हमारी पीढ़ियों से चलती आ रही है पंचायत का फैसला सुनना, पंचायत में रहना। क्या नव युवाएं जो है वो भी इसमें सम्मिलित होती हैं? उनका इंटरेस्ट या उनका विश्वास आज भी है कायम? बिल्कुल, जो विश्वास टूट चुका था उस विश्वास को बनाने में हम लोग कामयाब हुए। और अब मैं दिल्ली की बात नहीं करता, पूरे उत्तर भारत में जो हमारी एक संस्कृति है, नौजवान साथियों के मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं सोशल मीडिया पे और बहुत सारे लोगों की डिमांड आती है, लेकिन मैं मजबूरीवश पिछले इस 1.5 साल के दौरान कहीं नहीं जा पाया। बहुत लोगों का विश्वास एक हमारे साथ जुड़ चुका है। मुझे याद है कि पलवल के अंदर एक मिंडगोला गांव है और वहां पर मुंबई एक्सप्रेस वे निकला और वहां पर एक उन गांव वालों की डिमांड थी कि यहाँ पर हमें कट मिलना चाहिए और वो लगभग 25 दिन से बैठे थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। उन्होंने मुझे फोन किया, प्रधान जी आप, तो मैं वहां गया और हमने वहां पर मौजूदा विधायक थे, सांसद थे, प्रशासन के लोग थे और वहां पर चेतावनी दी कि ये जल्द से जल्द होना चाहिए और विधायक को भी कहा कि आपको अगर तुरंत इस्तीफा देकर गांव वालों के साथ रहना चाहिए। और दबाव में विधायक ने वहां पर घोषणा की और उसका असर ये हुआ कि अगले 1 हफ्ते के अंदर वो कट उनको मिल गया। तो ऐसे हमारे दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर जाकर हमने लड़ाई लड़ी और विशेष तौर पर नौजवान साथियों का बहुत बड़ा एक जुड़ाव मेरे साथ लगातार जुड़ता है। हमारे चैनल के माध्यम से सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि चाहे हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हों चाहे शहरीकृत भूमि के लोग हों, आज आवश्यकता है कि हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने की, आज आवश्यकता हमें अपने संस्कारों को बचाने की, आज आवश्यकता है कि नई जनरेशन को एक जो दिशाहीन हो चुकी है उसको दिशा देने की। कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि नौजवान साथी बीच में जब देखता था कि वो दिशाहीन थे, उनको ये नहीं पता था हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, क्या करना है। तो हमने उनको एक दिशा दी है कि हाँ, हम लोग अपने पूर्वजों के, अपने वंशजों, पूर्वजों के जो हमारे पूर्वज थे उनके मार्गदर्शन पे चलते हुए जिस तरीके से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, हमें भी आज जरूरत है अपने गांव देहात के वर्चस्व को बचाने की, आज जरूरत है अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने की। और मैं अपने आपके व्यूवर्स से सबसे कहूंगा कि अपने बच्चों के अंदर एक अच्छे संस्कार दें ताकि वो ना सिर्फ आपका नाम रोशन कर सके, गांव का, परिवार का, बल्कि पूरे दिल्ली और देश का नाम रोशन कर सके। हमारे साथ इस समय जुड़े हैं सुरेश शौकीन जी। सर अपना परिचय देंगे हमारी सत्ता को। मैं सुरेश शौकीन, प्रधान नांगलेज हूँ जी। आज माननीय राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि भी राजनेताओं पे विश्वास कम होता जा रहा है। कम क्यों होता जा रहा है मैं आपको बताता हूँ कि जब इलेक्शन आते हैं तो जैसे आज माननीय केजरीवाल ने कहा कि जाटों को आरक्षण नहीं दिया, ये हमारी खाप पंचायत है 36 बिरादरी की, अब ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि भी ये बट जाए। हम बटने वाले नहीं हैं। आपकी बार दिल्ली देहात के हर गांव में एक मुश्त वोट डलेगा। षड्यंत्र है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले लोकसभा में गांव वालों ने भर भर के वोट दिया बीजेपी को। उन्होंने तो हमारा कोई काम नहीं किया। जो कहते हैं कि जो है ना भाई जो है प्रधानमंत्री का जो कुर्सी है दिल्ली गांव के रास्ते जाती है। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारे गांव देहात में आप आके देखिए कि कोई भी फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ पानी और सीवर भी मतलब आप ये समझ लो कि गलियों का बहुत बुरा हाल है। सीवर उफड़ चुके हैं, पानी नहीं आता, गंदा पानी आता है, सड़कें नहीं बनी हुई। आप बॉर्डर से चलो, टिकरी बॉर्डर से चलो, आपको मुंडका में पता चल जाएगा कि सड़कें कैसी है। अब भी आरक्षण, ये जो कहते हैं आरक्षण, केजरीवाल जी कह रहे थे हमारे हाउस अभी आचार संहिता नहीं लगी है। हाउस टैक्स का जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रधान जी के नेतृत्व में, हमारे साथ थे मेयर और उप मेयर। आज वो नोटिफिकेशन कर दे। अभी तो आचार संहिता नहीं लगी है, कर दे। जहां सेंटर की बात है, सेंटर के लोकसभा के इलेक्शन में कोई भी एमपी, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, कोई भी एमपी कोई भी गांव देहात में नहीं गया, जीतने के बाद भी धन्यवाद तक करने नहीं गया। और तो एसएमएस भी, व्हाट्सएप भी नहीं किए जिन्होंने काम किया। ये जो है वोट मांगने में मुझे याद है, अच्छी तरह याद है, हमारे एमपी जो आउटर दिल्ली के हैं उन्होंने ये कहा था दिल्ली देहात के लिए मेरे 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। उन्होंने किसी का धन्यवाद नहीं किया। मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है।
ये कहीं ना कहीं आज भी गांव की महिलाएं परेशान हैं। गांव देहात की जब अब ये जो है, अब ये क्या करते हैं कि गांव देहात की हम बात करते हैं, कंपटीशन हो गया दोनों पार्टियों का। राम विदुरी कहते हैं मैं राजनीति छोड़ दूंगा, केजरीवाल जी कह रहे जाटों का आरक्षण करो, 6 ओबीसी का आरक्षण करो। अरे आपका जब इलेक्शन आ गया सब कुछ याद आ गया आपको। हम किसी पार्टी का विरोधी नहीं है, हमारा किसी पार्टी का विरोधी नहीं है, लेकिन जो प्रधान जी ने कहा है हम उसके साथ है, जो हमारे साथ है। इस बार आपको देखना है कि क्या कौन क्या करके दिखाता है। अब की बार हम एक मुश्त होकर वोट डालने गए, और जो गांव देहात की बात करेगा, जो हमारा मेयर, जो हमारा चीफ मिनिस्टर घोषित करेगा गांव का, उसके लिए वोट डालेंगे। कुछ जनता को बताएंगे सर कि गांव में आप क्या सुविधाएं देखना चाहते हैं, किन परेशानियों से जनता को निकालना चाहते हैं? नहीं, गांव में तो आप ये समझ लो कि गांव में तो कोई फैसिलिटीज है ही नहीं, सिर्फ पानी और सीवर भी, और पानी भी बहुत गंदा। सीवर में मतलब आप चल नहीं सकते गली में। मैं सहमत हूँ सर। हाँ। मैं सहमत हूँ आपकी बात और आप किसी सड़क देख लो, अब जो है, अब दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार के अंडर है ना ये तो। अब किसी सड़क को देख लो, आप ये बस सोचो कि मैं आपका विरोधी हूँ या बीजेपी का मैं फेवर कर रहा हूँ ना, हम बीजेपी के हैं ना, लेकिन जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे आप हो। सरकार को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? सरकार को मैसेज ये है कि हमारा काम करो, अभी आचार संहिता नहीं लगी, नोटिफिकेशन करो हाउस टैक्स का। जैसे कि क्या? हाउस टैक्स का जो उन्होंने कहा, हाउस टैक्स बात जो उन्होंने प्रॉमिस किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधान जी के नेतृत्व में, कि भी 360 गाँव में लाल डोरा और एक्सटेंडेड लाल डोरे में हाउस टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद भी नोटिस आ रहे हैं, वो आचार संहिता नहीं लगी, आप नोटिफिकेशन कर दो, हम मान जाएंगे, हम आपके साथ। फिर क्या कुछ कारण बता रहे हो आपकी बात को जो नकार रहे हैं? क्या कुछ कारण? कोई कारण नहीं है, अब राजनीति हो रही है। बहाने क्या है मैडम, राजनीति का स्तर काफी नीचे जा चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि जब हमारी पंचायत हुई तो तमाम राजनीतिक लोगों के फोन आए, मैसेज आए, हर व्यक्ति ये कहने को तैयार था कि आप हमारे से आके मिल लो, हम आपका काम कर देते हैं, आप हमारा समर्थन कर दो। हमने जब साफ तौर पे कहा है कि जो हमारा काम कर देगा हम समर्थन कर देंगे, वो लोग क्या है कि आज सिर्फ और सिर्फ हर एक राजनीतिक दल व्यक्तिगत स्वार्थ की बात करने लगे। वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों की शिक्षा के लिए, लोगों के आगे बढ़ने के लिए कोई काम नहीं कर रहे। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें चुनाव कैसे जीत सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे अंकुश लगना चाहिए। आप लोगों को चुना जाता है, जो भी व्यक्ति, एक ये मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, एक तरीके से उस स्टेट का या प्रदेश का राजा होता है, और राजा का चाहे उसको कोई जनता वोट दे चाहे ना दे, उसका दायित्व बनता है कि वो सबका ख्याल रखे। लेकिन यहाँ तो दूसरा दुर्भाग्य है कि हम जिनको वोट देके बनाते हैं वही हमारी ख्याल नहीं रखने को तैयार है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर काफी नीचे गिरता जा रहा है। जैसे अभी इन्होंने एक नेता का नाम लिया कि उन्होंने कहा ये वास्तविकता है, और ये लोगों को इसकी जानकारी पता लग चुकी है, नेताओं को भी, कि चाहे किसी भी दल का नेता हो, आज लोगों का विश्वास उनके ऊपर से उठ चुका है। तो कहीं ना कहीं अब राजनीति में भी बदलाव होना चाहिए, अच्छे लोगों को वहां पर जाना चाहिए और अच्छे लोगों को जिताना चाहिए, ताकि राजनीति में एक बदलाव आए। क्योंकि आज राजनीति होगी चाटुकारिता की, आज राजनीति होगी पैसे की। जो पैसे दिया आएगा उसको टिकट मिल जाएगा। मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ आपके, और दोनों पार्टियां पैसे देके टिकट बांट रही है। और जो चाटुकारी करता है, जिसका समाज में कोई जुड़ाव नहीं है, उसको टिकट दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं अब बदलाव की राजनीति होनी चाहिए, अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। और हमने भी ये तय किया है कि हम अब की बार अपने जो है दिल्ली के 360 गांव 36 बिरादरी के लोग अब की बार विधायक नहीं चुनेंगे, अब की बार मुख्यमंत्री चुनेंगे। कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ छोड़कर आपके कहने का मतलब है कि जनता के हित में सरकार बननी चाहिए। सर आपका क्या मैसेज है जनता के लिए? जनता के लिए मैसेज क्या है, हम तो एक मुश्त वो डालेंगे, हम डिसाइड कर लेंगे अगर एक सप्ते में हमारे जनता को क्या करना चाहिए सर? जनता को तरह से अपने इसे आपने जिस तरह एकजुट होकर ये निर्णय लिया है कि जो हमारा कार्य करेगा जनता के हित में खड़ा होगा, आप वो सरकार हर आदमी जनता को कैसे अपने हर आदमी ये सोचना चाहिए कि भी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। हम वो हमारे लिए तो हम इस बात को उठाना चाहिए हर एक आदमी को। जनता के लिए हमारा सीधा सीधा एक संदेश है
कि वो चाहे ग्रामीण पृष्ठभूमि की हो, चाहे शहर की हो, चाहे क्लस्टर की हो, चाहे अनऑथराइज कॉलोनी की हो, दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इन राजनीतिक अखाड़े की वजह से ज्यादा हालात खराब हो गए दोनों पार्टियों की वजह से। दिल्ली के लोगों को सोच समझ के वोट देना चाहिए और एकजुट होकर अब की बार इस राजनीति को सबक सिखाना चाहिए कि अगर आप लोग हमारे पास सारे विकल्प है और हम अपनी सरकार बनाना जानते हैं। तो मेरा तो एक ही संदेश है कि जो व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ के हम लोग और इस दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए, दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए, दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए, दिल्ली को समृद्ध बनाने के लिए एकजुट होकर वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।